हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का टॉपिक जिसका नाम होने वाला है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक क्या है इसके बारे में समझते हैं डिटेल में। ये क्लास 10th की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 10 का एक टॉपिक है और इसी के साथ हम इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, कांच की स्लेब द्वारा अपवर्तन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक है आपका प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि आज का टॉपिक होने वाला है। तो चलो देखते हैं टॉपिक का मेन एम क्या है। एक सेकंड। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो पहले इसकी थ्योरी ले लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन का अर्थ क्या होता है। देखो, हमने पहले पढ़ रखा था परावर्तन, अब पढ़ रहे हैं अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता है कि एक जो पृष्ठ होता है उससे लाइट टकराती है और उसी दिशा में वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। अपवर्तन में क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण या फिर रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट वन मीडियम से आती है, ये मीडियम वन है, ठीक है, मीडियम वन से जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है एंड सेकंड मीडियम जहां से स्टार्ट होता है, सेकंड मीडियम जहां से स्टार्ट होता है वहां तक पहुंच के, अब कंडीशन ये आती है कि सेकंड मीडियम जो है अगर वो ट्रांसपेरेंट है, सेकंड मीडियम हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और फर्स्ट तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो कहने का मतलब ट्रांसपेरेंट है। तो अगर सेकंड मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसके अंदर चली जाएगी, उसके अंदर लाइट क्या चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो परिभाषा हम नोट कर लेते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम या फिर दूसरे पारदर्शी माध्यम के पृथकारी पृष्ठ, यानी जहां से दोनों माध्यम अलग होते हैं, दोनों मीडियम जहां से डिफाइन होते हैं, उसका जो ये डिफरेंशियल पार्ट होता है से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। यानी कहने का मतलब है जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम के पृथकारी पृष्ठ से प्रवेश करके दूसरे माध्यम में चली जाती है तथा अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कहने का मतलब अपने पथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो क्या होता है कि अपना जो इसका मीडियम है, अपना जो इसका मीडियम है उससे जिस डायरेक्शन में आ रही थी दूसरे मीडियम में जाते वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक लाइट है, यहाँ इसी से समझ लो कि लाइट इस टाइप से जा रही थी, अंदर मीडियम इससे थोड़ा क्या हुआ, डेंस हुआ। अभी हम उस पर बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो ये लाइट क्या होगी, इससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट जानी ऐसे चाहिए थी बट चली कैसे गई, ऐसे। इस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये था छोटा सा फंडामेंटल ऑफ दिस थ्योरम या फिर जिस टॉपिक। अब हम बेसिक से मेन पे आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो चीजें होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम्स होते हैं, तो जो मीडियम होंगे उनमें दो कंडीशंस होती है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं किस पे, कंडीशंस पे। कंडीशंस क्या होती है कि इफ अगर मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट जो है वो अगर विरल है, क्या है, विरल, या अदर इसका नाम बात करें अगर वो क्या है, रेरर, क्या है, रेरर, एंड मीडियम टू वो क्या है, सघन।
और इंग्लिश में बात करें तो क्या है, डेंस। देन क्या होगा उस पर बात करते हैं, ठीक है, कि मीडियम फर्स्ट है वो क्या हो, रेरर, एंड मीडियम टू है वो क्या हो, डेंस हो। रेरर और डेंस का मतलब ये होता है, रेरर का मतलब होता है कि जो कण होते हैं किसी भी, जैसे मीडियम हवा है, हवा में कण दूर दूर होते हैं, तो हवा को क्या माना जाता है, रेरर मीडियम माना जाता है बेसिकली, जैसे कांच और पानी की कंपैरिजन में। बट वैक्यूम की कंपैरिजन में वो डेंस माना जाएगा। अभी हम सारे पे बात करते हैं। देखो, एक चीज रेरर होगी तो दूसरी डेंस होगी, आपस में कंपैरिजन से पता चलता है। जैसे पानी है और हवा है, हवा में कण दूर दूर है, किसकी कंपेयर में, पानी की कंपेयर में, तो हवा क्या मानी जाएगी, रेरर मीडियम, और पानी क्या माना जाएगा, डेंस मीडियम। इफ अगर पानी और ग्लास को लें तो पानी के कण ग्लास के कण के कंपैरिजन में दूर दूर है, इसलिए पानी क्या माना जाएगा उस वक्त, रेरर, और ग्लास क्या माना जाएगा, डेंस। कहने का मतलब जब भी दो मीडियम जिनमें रिफ्लेक्शन होता है उनकी कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि एक रेरर है दूसरा डेंस है। रेरर का अर्थ होता है कि कण दूर दूर हो, एंड डेंस का अर्थ होता है कि कण पास पास हो। तो अगर मीडियम फर्स्ट है वो विरल है या रेरर है, और मीडियम सेकंड सघन या डेंस है, तब क्या घटना होगी, तब क्या होगा कि रिफ्रैक्शन, सॉरी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट की जो रे होगी वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी, यानी लाइट की जो रे होगी वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी। समझते हैं इसको एक घटना से। इफ मीडियम फर्स्ट इज विरल एंड सेकंड इज डेंस, देन लाइट है जो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी। फॉर एग्जांपल कि ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड। मीडियम फर्स्ट मान लेते हैं एयर, और सेकंड मान लेते हैं ग्लास। एयर ग्लास के कंपैरिजन में डेंस है या रेरर है, रेरर है, और ग्लास क्या होगा, डेंस होगा। तो यही कंडीशन होगी, मीडियम फर्स्ट रेरर और दूसरा क्या हो, डेंस। तो जब भी रे ऑफ लाइट आएगी, जिस पॉइंट पे टकराती है वहां पे मैं क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में किया था। अब नॉर्मल माना तो कंडीशन क्या होगी, जैसे मीडियम सेकंड में एंटर करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी, यानी अभी जाना ऐसा चाहिए था पर नॉर्मल की तरफ खिसक गई। ऐसी कंडीशन होती है जब मीडियम फर्स्ट रेरर हो, दूसरा क्या हो, डेंस। ये लो आपका टॉपिक, यहाँ पे मेरे फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। और जो एंगल इंसिडेंट का होता है उसको इंसिडेंट एंगल, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है उसको एंगल आर भी माना जाता है। ये लो एक बेसिक पॉइंट ऑफ रे ऑफ लाइट। अब कंडीशन चेंज करते हैं, अब कंडीशन चेंज करते हैं क्या, अब कंडीशन चेंज करते हैं, हम देखते हैं कि मीडियम फर्स्ट है वो अगर डेंस हो या सघन हो, एंड मीडियम सेकंड जो है वो क्या हो, रेरर हो या विरल हो, तो क्या होगा कि लाइट रे है नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से या अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर। अभिलंब से क्या होगी, दूर होगी। तो फार फ्रॉम नॉर्मल, तो क्या कंडीशन होगी, यहीं पे देख लो। फर्स्ट मीडियम, इसको मैंने ले लिया ग्लास, एंड सेकंड को क्या ले लिया, एयर। तो पहला क्या हो गया, डेंस कंपैरिजन टू एयर, और दूसरा एयर क्या हो गया, रेयर। तो लाइट जो होगी जिस पॉइंट पे टकराते हैं वहां पे एक नॉर्मल खींचते हैं, तो अब लाइट जो होगी नॉर्मल से दूर चली जाएगी। सीधा जाना चाहिए था बट नॉर्मल से क्या होगी, दूर। ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सेकंड कंडीशन में, कि जब फर्स्ट मीडियम क्या हो, डेंस, एंड अनदर क्या हो, रेयर देन द लाइट फार फ्रॉम द नॉर्मल इनटू द सेकंड मीडियम। ठीक है, ये हो गया आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अब रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स क्या होते हैं उन पे बात करते हैं। रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स में बेसिकली आपने कुछ एग्जांपल्स पे अब हम बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली काफी जगह हम देखते हैं, तो चलो उस पे बात करते हैं। आपने देखा है क्या कि जब भी कोई ग्लास होती है, जब भी एक ग्लास हो उसमें सिक्का रखा हुआ हो, जमीन मतलब वो पेंदे में बेस पे सिक्का हो, बेस पॉइंट पे क्या हो, सिक्का हो, ऊपर क्या भरा हुआ हो, पानी। क्या भरा हुआ हो, पानी।
देन आपने ये नोटिस किया होगा कि जब ऊपर से देखते हैं तो सिक्का आपको कुछ यहाँ पे उठा हुआ दिखाई देता है। जब ऊपर से देखते हैं तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये किसका कारण है? ये कारण होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। चलो इस एक्टिविटी को एज फॉर हम ड्रॉ के थ्रू देखते हैं, हम ड्राइंग बना के देखते हैं इस एक्टिविटी को। कैसे? देखो, हम बनाते हैं ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें क्या रखा हुआ, भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। इसके पेंदे या बेस पॉइंट पे क्या रखा हुआ है? एक सिक्का रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सिक्का रखा हुआ है। सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? इसको एक फॉर एग्जांपल देखते हैं कि सिक्के से कोई बाहर से लाइट आएगी, वो टकराएगी, टकराने के बाद सिक्के से मानते हैं कि सिक्के से लाइट निकल रही है, तो सिक्के से लाइट हम दो तरह से निकाल लेते हैं, एक यहाँ पे और एक लाइट निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। सिक्के से दो लाइट आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, ये सिक्के से दो लाइट निकल रही है। अब जब सिक्के से लाइट बाहर जाएगी तो हम एक क्या कल्पना करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बना के देखेंगे कि जो सिक्के का ऊपर वाला जो पानी का जो एकदम टॉप पॉइंट है, जहां से पानी खत्म हो जाता है, वहां पर हम दो मीडियम की बात करते हैं। नीचे कौन सा है? वाटर, जिसमें सिक्का है। ऊपर क्या है? एयर। लाइट पानी से एयर में जा रही है, लाइट कहां से जा रही है? वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर क्या होगा? फर्स्ट मीडियम, एयर क्या होगा? सेकंड मीडियम। अभी जो कंडीशन की याद की थी उस पर बात करते हैं। जब फर्स्ट मीडियम क्या हो? वाटर और एयर। एयर क्या होती है? रेयर कंपेरिजन टू वाटर, तो वाटर क्या होगा? डेंस। जब रे ऑफ लाइट डेंस टू रेयर में जाती है, D2R, या फर्स्ट मीडियम इसका क्या हो? डेंस अनदर रेयर, जो अभी सेकंड कंडीशन पड़ी थी। तो जब भी लाइट डेंस टू रेयर में जाती है तो लाइट का जो पॉइंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यहाँ पे देखो, ये लाइट इस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई, यहाँ पे हम क्या मानते हैं? नॉर्मल मानते हैं। क्या मानते हैं? नॉर्मल मानते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट क्या होगी? नॉर्मल से ये जो एंगल बनता है ना, ये चेंज हो जाएगा, यानी एंगल आई जो होगा वो लेस देन होगा एंगल आर। इस कंडीशन में जब रे ऑफ लाइट डेंस टू रेयर में जाती है तो एंगल आई इज स्मॉल देन एंगल आर। तो ये आई छोटा रखना है, आर बड़ा करना है, तो मैं इस लाइट को क्या करूंगा? इस टाइप भेजूंगा, तो आर एंगल जो होगा वो आई से क्या दिखेगा? बड़ा दिखाई देगा। ऐसा इसके साथ होगा, डेंस टू रेयर में जा रही है तो लाइट दूर हट जाएगी, लाइट दूर हट जाएगी कुछ इस टाइप से। सो एंगल आर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन टू आई। अब देखने वाले को तो ये लग रहा है लाइट ऐसे आ रही है, तो देखने वाला क्या एज्यूम करेगा कि लाइट इस डायरेक्शन में आ रही, तो पीछे कहीं होगा ऑब्जेक्ट इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे मैं इतने कंडीशन को मिटा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखने वाले को क्या लगेगा कि लाइट पीछे कहीं ऑब्जेक्ट से आ रही है, और पीछे कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट दिख रही है वो किसको बनाएगा? सिक्के को। यानी देखने वाले को क्या लगेगा कि लाइट तो सिक्के से यहां से आ रही है इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन को पीछे एज्यूम करेगा, तो दोनों डायरेक्शन जहां मिलेगी वहां पे सिक्का दिखाई देगा। सिक्का था कहां पे? यहाँ पे। पर आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट को पीछे बढ़ाया तो हमें सिक्का कहाँ देखने को मिला? यहाँ पे। इसी कारण आपको सिक्का जो होता है पेंदे से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसा लगा एग्जाम्पल? काफी अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, ये हमने समझ लिया इसको। नाउ अब दो चीजें ध्यान रखनी है, इन एंगल्स को याद रखना, तब इजी रहेगा कि जब लाइट हो वो रेयर टू डेंस में जाती है तो एंगल आर जो होता है वो छोटा होगा एंगल आई से। बट जब लाइट डेंस टू रेयर जाती है तो एंगल आर जो होगा वो, सॉरी, एंगल आई जो होगा वो छोटा होगा किससे? एंगल आर से। ठीक है, ये दो कंडीशंस याद रखना। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट। नाउ अब इसका एक एग्जांपल होता है, जो बेसिक एग्जांपल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो होता है, उस टॉपिक को मैं लिख देता हूं। अब हम नया टॉपिक यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको हटाते हैं। अब नया टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास शेप। क्या? रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लेब, यानी कांच की स्लेब से
अपवर्तन। यानी अब एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब, कि कांच की जो एक पट्टिका होती है उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो और तो मुझे कुछ मिला नहीं। जो मोबाइल स्टैंड होता है जिस पे हम चार्जिंग पॉइंट पे लगाते तो वहां पे ये था। मुतार के लिए साइंस के लिए कुछ भी, साइंस के लिए कुछ भी। ये एक ग्लास स्लेब आप मान सकते हो। ग्लास स्लेब कुछ इस टाइप की दिखती है। ग्लास स्लेब में क्या होता है, कुछ इस टाइप की दिखती है, जिसमें एक जो मीडियम होता है वो क्या होता है, डेंस। ये ग्लास है, ये कौन सा मीडियम होगा, डेंस कंपैरिजन टू एयर। तो एक मीडियम एयर, ये दूसरा मीडियम होगा ग्लास स्लेब। इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं कैसे, एक डायग्राम से समझते हैं। एक हम डायग्राम बनाते हैं ग्लास स्लेब का। ये ग्लास स्लेब हमने एज्यूम की, जिसको नाम देंगे थोड़ा सा ये ग्लास स्लेब हमने एज्यूम की, इसको नाम देंगे ए बी सी डी। क्या नाम देंगे, ए बी सी डी। सो ग्लास स्लेब को हमने एज्यूम किया, नाम दिया ए बी सी डी। अब हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मानते हैं रे ऑफ लाइट है, किसी सोर्स से आ रही है और पॉइंट ओ पे है, वो इस एबीसीडी ग्लास स्लेब से टकराई है। यानी कोई रे ऑफ लाइट बाहर से आ रही है, कौन सा मीडियम है ये, एयर। कौन सा मीडियम है ये, एयर। ये कौन सा है, ग्लास। ये कौन सा है वापस से, एयर। सो जब भी रे ऑफ लाइट बाहर से आती है, जिस पॉइंट पे वो टकराती है या जिस पॉइंट से वो एंटर करती है, उस पॉइंट पे हम क्या खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। तो हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब आ जाओ उस चीज पे, हमने भी पढ़ा था लाइट किससे आ रही है, एयर टू ग्लास जा रही है। लाइट कहां से जा रही है, एयर टू ग्लास, यानी रेयर टू डेंस, क्योंकि ग्लास डेंस होता है कंपैरिजन टू एयर। तो रेयर टू डेंस जब भी लाइट होती है तो एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल आर। यानी कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमें कहने का मतलब ये है कि लाइट मान के चलो थोड़ा सा बड़ा दिखा देते इस डायरेक्शन में आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको एंगल नाम देंगे आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ये बनेगा छोटा, यानी यहाँ पे एंगल जो बन रहा है आर वो क्या है, छोटा है कंपैरिजन टू एंगल आई। तो एंगल आर बन रहा है यहाँ पे। इस नॉर्मल को नाम देते हैं हम नॉर्मल एम। क्या नाम देते हैं, नॉर्मल एम। अब यहां से जो लाइट स्टार्ट हुई थी उसको नाम देते थे पी। पी ओ रिफ्लेक्शन हुआ। अब लाइट क्या थी, एयर टू ग्लास में तो ट्रेवल कर गई है, रिफ्लेक्शन हो गया। अब लाइट ग्लास टू कहां जा रही है, एयर। तो अब लाइट कहां से जा रही है, ग्लास टू एयर। तो जिस पॉइंट से वो जाती है उस पॉइंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। जिस पॉइंट पे लाइट मिली वहां पे एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं, एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं। हमने कर दिया नॉर्मल क्रिएट। अब ये एंगल क्या माना जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि अब लाइट है वो इस ग्लास से एयर में जा रही है। अब मीडियम चेंज हो गए हैं, अब ग्लास फर्स्ट मीडियम हो गया, एयर क्या हो गया, सेकंड मीडियम। सो ग्लास टू एयर जा रही है, यानी ग्लास डेंस होता है, एयर क्या होता है, रेयर। तो कंडीशन क्या होगी, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। यानी कहने का मतलब एंगल आई से एंगल आर क्या होगा, बड़ा। तो ये एंगल आई है तो इससे एंगल आर क्या होगा, बड़ा होगा। तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये हो गया एंगल आर। ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड था, ये वापस फर्स्ट माना गया, ये क्या हो गया, सेकंड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन हुआ था। सो इसको नाम देते हैं ओ डेस, इस नॉर्मल को नाम देते हैं एम डेस, इसको नाम देते हैं क्यू। अब एक चीज और, अब एक चीज और, अब हमने देखा है कि ग्लास स्लेब से तो मेनली रिफ्लेक्शन करना था, वो तो कर ही दिया। मेन चीज क्या है, अब मेन चीज है डिस्प्लेसमेंट पाथ। यानी कहने का मतलब क्या था कि अगर लाइट है वो एयर में ही ट्रेवल कर रही होती, बीच में ये ग्लास स्लेब नहीं आती, तो लाइट की डायरेक्शन क्या होती, कुछ इस टाइप से होती। इसको थोड़ा सा है ना सही ड्रॉ करते हैं।
ठीक है। तो लाइट अगर बीच में ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट कैसे जाती, इस टाइप से जाती ना, ये इस टाइप से, बट बीच में ग्लास स्लैब होने की वजह से इतना डिफ्लेक्शन देखने को मिला, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पाथ। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट पाथ, डी। कहने का मतलब होता है विचलन पथ या जो भी है। तो डिस्प्लेसमेंट, इतना लाइट यहां से जाना चाहिए था बट इतना डिफ्लेक्ट हो गई लाइट, तो इतना डिफ्लेक्शन पाथ बोल लो, तो ये लाइट इतना डिफ्लेक्ट हो गई, यानी इतना गैप आ गया। अगर ओरिजिनल में अगर बीच में ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट इस तरह से, इस टाइप से जाती, बट बीच में ग्लास स्लैब आई तो लाइट कुछ इस टाइप से जाएगी। अब एक चीज और कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ग्लास स्लैब से जब लाइट निकलती है और पहले अगर लाइट सीधी जाती, इन दोनों लाइटों को आपस में पैरेलल माना गया है, यानी इन लाइटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये था कि जब भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल जाती और बीच में ग्लास स्लैब आने की वजह से लाइट में क्या देखने को मिला? डिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को हमें समझना है। यानी ये तो एक डायग्राम था, अभी ग्लास स्लैब में एक लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, अब ऐसा हुआ क्यों, इसको समझना है। तो इसके लिए अपवर्तन के दो नियम आए। क्या? रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन के दो नियम आए, वो हम समझेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे इतना क्लोज हो गया कि हमने ऐसा देखा कि लाइट है वो इतना डिफ्लेक्ट होगी। अब डिफ्लेक्ट हुई क्यों, उसके लिए अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो कि रिफ्लेक्शन का भी फर्स्ट लॉ था, परावर्तन का भी पहला नियम यही था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्ट, सॉरी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। कहने का मतलब इससे समझते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है ऊपर? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, और ऊपर क्या है? ये नॉर्मल। ये एक ही प्लेन में होते हैं, यानी इनको जब देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या निकल के आया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है उसको समझते हैं। सेकंड लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये आपके आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। छोटा सा एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकते हैं, स्नेल्स लॉ बताइए। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि आपतित किरण की ज्या या फिर साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल का हम साइन फंक्शन ले, ठीक है, एंड इंसिडेंट एंगल का क्या ले? साइन फंक्शन ले, एंड अपवर्तित कोण की ज्या, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल का भी क्या ले? साइन फंक्शन ले। इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो एक कांस्टेंट देखने को मिलता है। यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रूल है, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोल दो, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसका अदर नेम होता है स्नेल्स लॉ, वो क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल की साइन एंड रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। यानी आपतित कोण की ज्या और परावर्तित अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात, यानी इनका डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब इनका डिवीजन या आपस में फ्रैक्शन, बट्टा में लिखना, अनुपात, रेशियो, ये हमेशा क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। ये हो गया आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल का साइन फंक्शन एंड रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन फंक्शन आर ऑलवेज, जो इनका रेशियो होता है, आर ऑलवेज कांस्टेंट, यानी द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ साइन आई and sin r is always constant. Here I and r is equal to angle of incident and angle of refraction. कहने का मतलब है आपतित कोण की ज्या और परावर्तित कोण की, अपवर्तित कोण की ज्या, सॉरी, का अनुपात हमेशा क्या निकल के आता है? कांस्टेंट निकल के आता है। ये होता है स्नेल्स लॉ, यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है जब कोई भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो अनदर मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो रिफ्लेक्टेड, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। इसी के साथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की दो कंडीशन होती है। अगर पहला मीडियम रेयर हो, दूसरा डेंस हो, तो एंगल आई, इंसिडेंट का एंगल, वो ऑलवेज ग्रेटर टू एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। जैसे कि ये रहा, पहला मीडियम क्या है? एयर, दूसरा क्या है? ग्लास। तो रेयर टू डेंस, ग्लास डेंस होता है। डेंस भी बताया क्या होता है? जिसमें पास पास वो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और रेयर क्या होता है? जिसमें दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फर्स्ट मीडियम
टू अनदर मीडियम, जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो अगर पहला मीडियम रेयर, दूसरा क्या है डेंस है, तो हमेशा एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, जैसा कि हमने देख लिया। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है, जब डेंस टू रेयर, जब पहले डेंस मीडियम हो दूसरा रेयर मीडियम हो, तो एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज स्मॉलर देन एंगल आर। ये है दो पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। फिर हमने पढ़ा ग्लास की स्लैब से रिफ्रैक्शन, जो कि सामने रहा, हमने समझा इसको कैसे हुआ। और जब भी ग्लास की स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो एक चीज देखने को मिलती है कि लाइट अगर ग्लास की स्लैब नहीं होती तो लाइट इस टाइप से जाती, बट ग्लास की स्लैब लगाते लाइट का डिफ्रैक्शन हो गया। इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पाथ या फिर डिफ्लेक्शन पाथ, जो भी आप बोलना चाहो। विचलन पर ज्यादा बोलते, डिफ्लेक्शन पाथ बोल लो। इसको डी से डिनोट कर दिया। ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये ऑलवेज इक्वल होती है, यानी ये डिस्टेंस क्या होती है, ये दोनों लाइट पैरेलल में मानी जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी आपके, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ तो ये होता है इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, हमेशा वो एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या था, स्नेल्स लॉ। क्या नाम था, स्नेल्स लॉ। वो क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल की साइन फंक्शन ले लो और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन फंक्शन ले लो, उन दोनों का अनुपात या रेशियो निकालो, वो हमेशा क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट। उसको बोलते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, ये बताना भूल गया, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी की वजह से ये जो पाथ में डिफ्लेक्शन है ये देखने को मिलता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से, या फिर म्यू से भी इसको किया जाता है बड़ी क्लासों में, बट आपको एन से बताया जा रहा है, आप एन से याद रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का एक फिक्स होता है, यानी ग्लास का एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पानी का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी पे, जो जिस टाइप का मीडियम है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला कैसे जा सकता है, आपको पता है, इन एंगल्स की वजह से, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल की वजह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होता है आपका, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम्स का अलग अलग होता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है सेकंड मीडियम का फ्रॉम फर्स्ट मीडियम। तो देखो, कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एन, ये एक बहुत ह्यूज टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट इतना जरूर याद रखना कि स्नेल्स लॉ ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर क्या निकल के आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको नाम दिया एन। ये इस टॉपिक को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे। सो इसके लिए सस्पेंस रखिए आप, जब इसकी क्लास की वीडियो आएगी तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। आज की क्लास में हमने बस इतना पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में, उसके साथ ग्लास स्लैब से कैसा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। उसी के साथ मेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप मेल भी हमें कर सकते हैं। मुझे कोई भी आपको जो भी दिक्कत हो मुझे जरूर मेल कीजिए, मैं आपको हर चीज़ के क्लास प्रोवाइड कर दूंगा एज ए वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो में, ठीक है। सो आज की क्लास में आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब का बटन जो होता है उसको दबाने के लिए, यानी आपसे प्रेस करवाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से मैं चाहता हूँ मेहनत में कोई कमी नहीं रखूँगा, आपको बस इतना सा करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मैं नीरज मिलता हूँ आपको इसी की नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। एंड तब तक इसके लिए तैयार रहिएगा, सस्पेंस रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।